हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। इस सीरीज की हमारी ये दूसरी क्लास है और हम लोग जो कल पढ़े थे उसको कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोगों ने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना सीखा था। आज हम लोग उनके पोजीशन को सीखेंगे कि कैसे और उनके पोजीशन होते हैं और एरर कहाँ से बनता है। पोजीशन को जानने से पहले बच्चे हमें थोड़ा सा जो होगा वो प्रीपोजिशन का हेल्प लेना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि प्रीपोजिशन को हम लोग बहुत ही शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि प्रीपोजिशन के दो फंक्शन को ही कवर करना है हमें। हम लोग बस इसके दो फंक्शन को कवर करेंगे, बाकी डिटेल में तो हम लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बस छोटा सा इसका एक हाईलाइट पढ़ लेते हैं कि प्रीपोजिशन जो होता है वो काम कैसे करता है। पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है बच्चे कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आना चाहिए, हमेशा नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए। ऐसा क्यों होता है बच्चे? क्योंकि ये चीज प्रीपोजिशन के डेफिनेशन में ही क्लियर है कि प्रीपोजिशन जो होता है वो अपने बाद में आने वाले नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है, रिलेट करता है, मीन्स रिलेशनशिप बनाता है वो सेंटेंस के अदर पार्ट से। बस एक ही चीज आपको याद रखना है बच्चे कि जो प्रीपोजिशन होते हैं वो अपने बाद में आने वाले जो नाउन या प्रोनाउन होते हैं उसको वो रिलेट करते हैं अदर पार्ट से। कैसे करते हैं अभी देखते हैं। यहां पे मैंने एक प्रीपोजिशन लिया है बच्चे, ऑन। द बुक इज ऑन द टेबल। अगर सपोज करें बच्चे कि यहाँ पे ऑन नहीं हो, अगर ऑन नहीं होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, द बुक इज द टेबल। बस एक प्रीपोजिशन को हटाने से क्या हो गया बच्चे कि वो पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया। अब इसका मीनिंग क्या निकल के आता है कि जो द बुक है वही टेबल है, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। क्या कभी किताब कोई टेबल हो सकता है? इसका मतलब है कि ये गलत है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने बच्चे क्या किया है, प्रीपोजिशन को ऐड कर दिया ऑन को, और ऑन क्या कर दिया, वो इस बुक को टेबल से रिलेट कर दिया और ये बोला कि बुक कहाँ पे है, तो टेबल के ऊपर है। इस प्रीपोजिशन के आने से मीन्स प्रीपोजिशन क्या किया, प्रीपोजिशन के बाद में जो टेबल नाउन आ रहा है उस टेबल को वो क्या कर दिया, इस बुक से रिलेट कर दिया। यही चीज मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया कि ये क्या करते हैं कि अपने बाद में आने वाले नाउन द टेबल को सेंटेंस के दूसरे पार्ट में जो नाउन या फिर एक्शन होते हैं उससे क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। यहाँ पे इसने नाउन से रिलेट कर दिया, नाउन को नाउन से रिलेट कर दिया। यहाँ पे ये वाला फंक्शन हो गया आपका, नाउन को नाउन से रिलेट कर दिया। फिर से हम लोग देख पा रहे हैं बच्चे कि दिस इज द पेन ऑफ राहुल। अगर ऑफ हटा देंगे यहाँ पे हम लोग, दिस इज द पेन राहुल, बिल्कुल गलत हो जाएगा। लेकिन ऑफ डालने से क्या कर दिया, ऑफ प्रीपोजिशन इस राहुल को पेन से रिलेट कर दिया और ये बता दिया कि पेन पे अधिकार किसका है, राहुल का है। मीन्स ऑफ जो प्रीपोजिशन होता है बच्चे वो कैसा काम कर रहा है, यहाँ पे पोजीशन के जैसा। आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है कि जो एक प्रीपोजिशन होते हैं वो बहुत सारे काम कर सकते हैं, इसमें हम लोगों को नहीं घुसना है अभी। ही हैज बॉट ए पेन फॉर हिम। अगेन फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है, इसके बाद में आने वाला हिम जो है वो किससे रिलेट हो गया, इस पेन से, और इस एक्शन से भी रिलेट हो गया कि जो एक्शन किया खरीदने का या फिर पेन जो खरीदा वो किसके लिए खरीदा, सो हिम के लिए। सो फॉर प्रीपोजिशन क्या किया, इस हिम को वो रिलेट कर दिया सेंटेंस के दूसरे पार्ट से। बेसिकली आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो प्रीपोजिशन हो रहा है बच्चे वो सपोर्ट करता है अपने बाद में आने वाले टेबल मीन्स नॉन या प्रोनाउन को। यहाँ पे उसने टेबल को सपोर्ट किया, यहाँ पे राहुल को सपोर्ट किया, यहाँ पे हिम को सपोर्ट किया। क्यों, कैसे सपोर्ट किया, वो रिश्ता बना करके। अगर वो रिश्ता नहीं बनाता तो वो टेबल बिखर जाता, वो टेबल सेंटेंस में आता ही नहीं है। तो वो क्या किया कि उस टेबल को बुक से रिश्ता बना दिया और फिर टेबल को क्या मिलने लगा, सपोर्ट मिलने लगा। यहाँ पे वो राहुल को पेन से रिश्ता बना दिया और राहुल को सपोर्ट मिलने लगा। यहाँ पे हिम को वो बॉट से या फिर जो पेन से है वो रिलेट कर दिया और हिम को क्या मिलने लगा, सपोर्ट मिलने लगा। अगर सपोर्ट नहीं मिलता तो ये सारी चीजें यहाँ पे प्लेस्ड नहीं होती। सो अभी आपको मैंने बताया बच्चे कि प्रीपोजिशन कैसे फंक्शन करता है, वो रिलेशनशिप बना करके अपने बाद में आने वाले नाउन या प्रोनाउन को सपोर्ट करता है। ठीक है, अगेन बच्चे जो टू प्रीपोजिशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे हम लोग नाउन को मीन्स प्रीपोजिशन के बाद में आने वाले नाउन या प्रोनाउन को किसी एक्शन से रिलेट करते हैं। आई एम गोइंग टू दिल्ली। गोइंग क्या है आपका, वर्ब है, और दिल्ली क्या है आपका, कोई जगह है जहां पे जा रहे हैं।
अगर सपोज बच्चे कि यहाँ पे टू नहीं होता तो वो सेंटेंस सही होता, नहीं होता, जो कि मैंने आपको पीछे करके दिखाया था कि कैसे सेंटेंस जो है वो गलत हो जा रहा है टू को हटाने से। तो टू डालने से क्या होता है बच्चे, टू जो होता है वो प्रीपोजिशन ऑफ मोशन होता है, वो मोशन या फिर डायरेक्शन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। टू को डालने से क्या होगा बच्चे कि वो गोइंग जो एक्शन है वो दिल्ली से रिलेट कर दिया और क्या बता दिया कि वो कहाँ जा रहा है, दिल्ली जा रहा है। अगर टू को हटा देंगे तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मींस दिल्ली को वो सपोर्ट मिलेगा ही नहीं। टू क्या कर रहा है यहाँ पे, बूस्टर के जैसा काम कर रहा है, और आई को मीन्स आई का जो एक्शन है उसको वो दिल्ली से रिलेट कर दे रहा है। ही इज लिविंग फॉर दिल्ली। अगेन फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है, और इस लिविंग और दिल्ली जो एक्शन है दोनों को रिलेट कर दिया, वो पर्पस बता दिया कि वो जा कहाँ रहा है, दिल्ली जा रहा है। अगर यहाँ से फॉर हटा देंगे तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। सो बेसिकली बच्चे इन शॉर्ट में मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि प्रीपोजिशन क्या करते हैं, अपने बाद में आने वाले नाउन या प्रोनाउन को रिश्ता बना करके, रिलेशनशिप बना करके वो उसको सपोर्ट करते हैं। अभी आपको यही चीज ध्यान में रखना है। अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो यहाँ पे जो उसके बाद में नाउन वगैरह आते हैं वो आ ही नहीं सकते हैं। जैसा अगर आप इसको टू को हटा देंगे, फॉर को हटा देंगे तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, और दिल्ली का भी यहाँ पे आना रहना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अभी इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ बच्चे। पोजिशन में एक चीज जो मैंने आपको कल बताई थी बच्चे कि डायरेक्ट एक्शन जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट को पहले रिसीव करते हैं, और इनडायरेक्ट जो करते हैं वो बाद में रिसीव करते हैं एक्शन को। इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो मोर पावरफुल है। हम लोग उसको ऐसे आप लोग समझ सकते हैं बच्चे कि अगर आपके घर में कोई हेल्पर है और आप और आपकी पत्नी दोनों उसको बुलाते हैं, लेकिन वो पहले आपके पत्नी के पास चला जाता है, इसका मतलब वो मोर पावरफुल हुआ। आप दोनों ने एक साथ उसको बुलाया, लेकिन वो पत्नी के पास चला गया हेल्पर, इसका मतलब है कि आपकी पत्नी जो है वो आपसे ज्यादा पावरफुल है। सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी आपको समझना है बच्चे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट थे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, लेकिन एक्शन पहले कहाँ पे आया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पास एक्शन पहले आया, इसलिए जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है बच्चे वो ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने उसको मेंशन कर दिया है बच्चे कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं मोर पावरफुल एज कंपेयर टू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि जो एक्शन सबसे पहले किसके पास आता है, तो सबसे पहले इसके पास आता है। मीन्स एक्शन ज्यादा वैल्यू किसको देता है, डायरेक्ट को देता है, इसलिए ज्यादा वैल्यू जिसको मिलता है वही क्या होता है, मोर पावरफुल होता है। द सेंट हिम लेटर, सेंट क्या है आपको, वर्ब है। सेंट व्हाट क्या है आपका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सेंट टू हुम का रिप्लाई क्या दे रहा है, हिम दे रहा है। सो हिम क्या है आपका, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये कल ही क्लियर हो चुका है। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब मैंने अभी आपको क्या बताया बच्चे कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो ज्यादा पावरफुल होते हैं और एक कम पावरफुल होते हैं। सो एक्शन को रिसीव करने के लिए बच्चे जो कमजोर है, उसको एक्शन के पास होना चाहिए। बिल्कुल सही है। यहाँ पे ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो वीक होता है और ये क्या होता है आपका, स्ट्रॉन्ग होता है। सो वीक को किसके पास होना चाहिए, वर्ब के पास होना चाहिए, तभी वो एक्शन को क्या करेगा, रिसीव करेगा। पावरफुल है वो दूर भी है तो भी एक्शन को रिसीव करेगा, लेकिन वीक को कहाँ पे होना चाहिए, वो एक्शन से नजदीक होना चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं बच्चे कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमेशा वर्ब के पास में रखते हैं और डायरेक्ट को हमेशा दूर में रखते हैं, क्योंकि एक्शन जो है वो दोनों जगह रिसीव हो सके, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं बच्चे। अभी आपको ये चीज क्लियर होगा कि इसका जो पोजीशन होता है वो कैसे इस्टेब्लिश होता है। अगेन द सेंट ए लेटर हिम, ये देखिएगा बच्चे कैसे गलत हो गया। यहाँ पे मैंने क्या किया कि इसके पोजीशन को चेंज कर दिया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लेके चले गए और इनडायरेक्ट को हम लोग यहाँ पे लेके चले गए। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, वीक होता है बच्चे। सो वीक होता है तो वो एक्शन को तो रिसीव करेगा ही नहीं, वो एक्शन से अगर दूर हो गया, जो सेंट वर्ब है सेंट से वीक ज्यादा दूर हो गया और आपने जो पावरफुल है उसको नजदीक कर दिया, तो वो क्या हो गया, वो एक्शन को जो कमजोर है ऑब्जेक्ट वो एक्शन को रिसीव करेगा ही नहीं, इसलिए सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसको गलत करने के लिए हम लोग इसको सही करने के लिए क्या करेंगे बच्चे, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। दे सेंट व्हाट ए लेटर, ये व्हाट क्या आपका हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और हिम को तो वो क्या हो रहा था बच्चे की सपोर्ट नहीं मिल रहा था, हिम कमजोर पड़ रहा था, अकेले पड़ रहा था। तो टू प्रीपोजिशन क्या किया, ये जो प्रीपोजिशन ऑफ मोमेंट है, फिर मोशन का प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन क्या कर दिया, इस हिम को सपोर्ट कर दिया। टू क्या बन गया, प्रीपोजिशन, और हिम को क्या कर दिया, सपोर्ट कर दिया।
सपोर्ट करने से क्या हो जाएगा, एक्शन यहाँ पे पहुंच जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि जो प्रीपोजिशन होते हैं वो अपने बाद में आने वाले नाउन या प्रोनाउन को सपोर्ट करते हैं। सो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चे, अब जो है एक्शन हिम तक चला जाएगा। सो इसीलिए हिम क्या बन गया बच्चे, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। सो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि मैंने जो आपको बताया था कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन होते हैं, वो नाउन या प्रोनाउन क्या कहलाते हैं, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। इसको हम लोग आगे ऐसे समझते हैं, ही बॉट हिज सन ए पेन। ही बॉट क्या है आपका मेन वर्ब है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ है, दूर में है, ठीक है, पावरफुल है, दूर में है चलेगा, और इनडायरेक्ट कहाँ है, नज़दीक में है। सो ऐसा होना चाहिए था, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगले सेंटेंस में बच्चे हम लोगों ने क्या किया कि जो डायरेक्ट है उसको नज़दीक में ला दिए, मीन्स पावरफुल को ही नज़दीक में ला दिए, और जो कमज़ोर था हिज सन उसको क्या कर दिए, दूर कर दिए। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम लोग दूर कर दिए, तो वो एक्शन को रिसीव करेगा ही नहीं। सो एक्शन को रिसीव नहीं करेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, उसको बूस्टर डोज डालना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, प्रीपोजिशन का सहारा लेंगे। ये फॉर प्रीपोजिशन लेने से क्या होगा, प्रीपोजिशन का हिज सन ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और वो ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। ये प्रीपोजिशन क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। अब वो पर्पस बता देगा। ये बेसिकली आपका क्या हो गया, वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, ये ऑब्जेक्ट बन गया आपका। अबाउट क्या है आपका, यहाँ पे मेन वर्ब है, और ही क्या है आपका सब्जेक्ट है। इसको आप हमें ऐसे समझना है, इसको कैसे हम लोग सही करते हैं। जो पोजीशन में गलती होती है हमें इंटरचेंज करने से, उसको हम लोग प्रीपोजिशन लगा करके सही करते हैं। क्यों करते हैं वो भी मैंने आपको बताया, शायद ही आपको कोई बताए। अगर आपको ये चीज़ नया लगे या फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे तो आप इसको बार बार देख सकते हैं। अगेन बच्चे सी टोल्ड, टोल्ड क्या है आपका वर्ब है, सी टोल्ड टू हुम, ये आपका क्या हो गया, टू हुम का रिप्लाई है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कमजोर है, वर्ब के पास में है, बिल्कुल सही है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है आपका, दूर है, पावरफुल है, एक्शन को रिसीव कर लेगा, बिल्कुल सही है। यहां पे मैंने क्या किया बच्चे कि टोल्ड वर्ब था, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सॉरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मीन्स पावरफुल है, उसको नज़दीक कर दिए, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कमजोर था उसको क्या कर दिए, दूर कर दिए। तो वो तो एक्शन को रिसीव करेगा नहीं, एक्शन को रिसीव करने का नहीं, और हमें एक्शन को पहुंचाना है। तो हम लोग किसका सहारा लेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ मोशन का सहारा लेंगे, जो कि एक्शन को क्या करेगा, हमें इस प्रीपोजिशन जो है वो मी को सपोर्ट करके एक्शन को मी तक पहुंचा देगा। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, सी आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सो अभी आपको समझ में आ रहा होगा बच्चे कि हम लोग क्यों प्रीपोजिशन का सहारा लेते थे और क्यों चेंज करने से गलती हो जाता था। हम लोग टीचर से पूछते थे कि सर ऐसा क्यों होता है, बस ऐसा होता है, ऐसा फॉर्मेट है, ऐसा होता है, लेकिन इन सभी के पीछे लॉजिक होता है बच्चे। शायद अभी आपको समझ में आ रहा हो। माई फ्रेंड ऑर्डर्ड मी ए फोन, ऑर्डर आपका क्या है, वर्ब है, अगेन आपका ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कमजोर है, पास में है, बिल्कुल सही है वर्ब से, और डायरेक्ट क्या है आपका, दूर में है, ये सही है, ऐसा होना चाहिए था, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे ऑर्डर्ड वर्ब है, इनडायरेक्ट को हम लोग क्या कर दिए, दूर कर दिए, कमजोर को दूर कर दिए, तो उसको एक्शन मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसका मतलब है कि वो क्या हो गया, गलत हो गया। फोन क्या था आपका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था। इसको सही करने के लिए हम लोग क्या किए, माई फ्रेंड ऑर्डर्ड ए फोन फॉर मी, फॉर प्रीपोजिशन का सहारा ले लिए, और प्रीपोजिशन क्या कर दिया, इसको सपोर्ट कर दिया, और इसको अपना ऑब्जेक्ट बना लिया, और इसको सपोर्ट कर दिया, है ना। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा इस वर्ब का, और ये क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया। सो यहाँ से बच्चे आपको 3-4 चीजें बहुत नहीं मिली होंगी कि पोजीशन को चेंज करने से एरर क्यों बनता था, सो कैसे सही करते हैं। अब हम लोग इसको रिपीट नहीं करेंगे बच्चे, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्ट और कैसे फंक्शन करता है। उससे पहले हम लोग 2 चीज को देखेंगे, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस को। फ्रेजेस क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है, इसमें मोर देन 1 वर्ड होंगे, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा क्या होगा कि फ्रेज में कोई सब्जेक्ट या कोई वर्ब नहीं होगा, और तीसरा क्या होगा, इसका मीनिंग इनकम्प्लीट होगा। अभी आपको ये चीज नहीं समझ में आया होगा, लेकिन जैसे ही हम एक एग्जांपल लेते हैं आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी। बच्चे बाइक क्या है, एक सिंगल वर्ड है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन अ रेड न्यू बाइक, इसमें क्या है, 4 वर्ड्स हैं, मीन्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हैं। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा कि इसमें कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होना चाहिए। क्या इसमें कोई सब्जेक्ट और वर्ब है अपना, इसमें कोई भी सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। रेड क्या है आपका, एडजेक्टिव है, न्यू क्या है आपका, एडजेक्टिव है, बाइक क्या है आपका, नाउन है, और ये क्या है आपका, आर्टिकल है, लेकिन इसमें कोई भी सब्जेक्ट और वर्ब
नहीं है। दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई कर लिया। तीसरा कंडीशन क्या था कि इसका मीनिंग इनकम्प्लीट होना चाहिए। अभी हम लोग देखते हैं, अ रेड न्यू बाइक, एक लाल नई गाड़ी। किसी के सामने आप बोल सकते हैं केवल एक चीज कि एक लाल नई गाड़ी, एक लाल नई गाड़ी, वो बोलेगा कि ये पागल हो गया है, इसको इलाज करवाओ। इसका मतलब कि इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि मैंने एक लाल नई गाड़ी खरीदी, अ रेड न्यू बाइक, आई परचेज्ड अ रेड न्यू बाइक। लेकिन आप कहीं भी जाकर के खड़े होकर के पब्लिक प्लेस में भी आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं, या फिर दोस्तों के बीच में भी आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि एक लाल नई गाड़ी, एक लाल नई गाड़ी। इसका मतलब है कि इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं आ रहा है। सो ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया फ्रेंड्स। इसका मतलब क्या है, ये फ्रेज बन गया आपका। दूसरा पॉइंट क्या है, अ ब्रांड न्यू कार। इसमें भी क्या है, ये मोर देन 3 वर्ड्स में, ये 4 वर्ड्स हैं, और इनका क्या है आपका, इसमें कोई भी सब्जेक्ट या फिर वर्ब नहीं है। ये आपका क्या है, नाउन है, ये आपका एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव है, और ये आर्टिकल है। एडजेक्टिव आर्टिकल अगर मैं बोल रहा हूँ बच्चे, अगर आपको ये चीज़ें मालूम नहीं है तो आपको जरा भी घबराना नहीं है। इन सभी को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जैसे अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं। सो ये भी बच्चे तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रहा है। आप कहीं पे भी केवल अ ब्रांड न्यू कार नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसका मीनिंग आएगा ही नहीं। इसका मतलब ये क्या हो गया, फ्रीज हो गया, है ना, क्योंकि ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया। आई एंड यू भी क्या है बच्चे, सिमिलरली आपका फ्रेज है, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा शब्द हैं। उसके अलावा क्या है, इसमें कोई सब्जेक्ट और वर्ब है नहीं, और तीसरा इसका कोई मीनिंग कंप्लीट है नहीं। आप किसी को आई एंड यू नहीं बोल सकते हैं, है ना। सो ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया। इसका मतलब क्या है बच्चे कि तीनों के तीनों क्या है, आपके फ्रेज हैं। उसके बाद हम लोग क्या आते हैं बच्चे, क्लॉजेस पे। फ्रेज एंड क्लॉज में सबसे बड़ा अंतर यह है, केवल एक ही अंतर आप कह सकते हैं कि फ्रेज में क्या होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है, लेकिन क्लॉज में क्या होता है कि उसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब होता है। बाकी जो दोनों कंडीशन थे बच्चे, ऊपर वाले फर्स्ट और थर्ड वाले, वो दोनों सेम ही होते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस आ जाता है। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है, और फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। आइए देखते हैं इसको। जैसे व्हाट आई सी, आई क्या है आपका सब्जेक्ट है, और सी क्या है, वर्ब है। व्हाट क्या है बच्चे, जो कि मैंने अभी आपको बताया नहीं है, लेकिन अभी यहाँ पे जानने की जरूरत भी नहीं है। अगर मैं इसको बताने जाऊँ तो वो रिलेटिव प्रोनाउन का कंसेप्ट है। अगर रिलेटिव प्रोनाउन मैं आपको यहीं पे बता दूं तो जो हमारा जो करंट टॉपिक चल रहा है वो पीछे छूट जाएगा, और हम लोग प्रोनाउन पे उड़ के चले जाएंगे। लेकिन हमें प्रोनाउन पे उड़ के चले नहीं जाना है, बस अभी हमको इस चीज को जो चल रहा है उसको समझना है। सो व्हाट का कंसेप्ट जो है मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, बस अभी आपको मैं ये चीज सब्जेक्ट और वर्ब बता रहा हूँ कि व्हाट आई सी, इसमें एक से ज़्यादा शब्द हैं। पहला जो आपका पॉइंट था वो सेटिस्फाई हो गया, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब है तो बिल्कुल है। सी आपका वर्ब है और आई आपका सब्जेक्ट है। दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। क्या तीसरा सेटिस्फाई करता है? क्या इसका इनकम्प्लीट मीनिंग है? बिल्कुल है। व्हाट आई सी का मतलब क्या होता है? जो भी मैंने देखा। क्या आप किसी के सामने ये चीज बोल सकते हैं कि जो भी मैंने देखा, जो भी मैंने देखा, जो भी मैंने देखा? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसका कुछ मीनिंग है ही नहीं, ये बिल्कुल इलॉजिकल है। हाँ, आप ऐसे बोल सकते हैं कि व्हाट आई सी वाज परफेक्ट, जो भी मैंने देखा वो परफेक्ट था, एक कंप्लीट मीनिंग हो गया। जो भी मैंने देखा वो अच्छा था, व्हाट आई सी वाज नाइस, लेकिन व्हाट आई सी नहीं बोल सकते हैं। सिमिलरली बच्चे, ही क्या है आपका सब्जेक्ट है, और डन क्या है आपका मेन वर्ब है, और हैज क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है। फिर से मैं व्हाट को आपको सामने नहीं बता रहा हूँ। सो व्हाट ही हैज डन, जो भी वो कर चुका है। इसका मतलब क्या है बच्चे? इसका कोई मतलब नहीं है। आप किसी के सामने एक खड़े होकर नहीं बोल सकते हैं कि जो भी मैं कर चुका हूँ, जो भी मैं कर चुका हूँ। इसका मतलब है कि ये भी तीनों कंडीशन को क्या कर रहा है बच्चे? वो सेटिस्फाई कर रहा है। और इस ये क्या है? क्लॉज है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है अपना, वर्ब भी है। द वाइफ ही वाज राइटिंग, इसमें भी ही क्या है? सब्जेक्ट है। राइटिंग करने का कौन काम कर रहा था? ही कर रहा था। और आपका ये क्या है? राइडिंग क्या है आपका? मेन वर्ब है। और वाज क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब है। और द बाइक के बारे में आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये प्रोनाउन का कंसेप्ट है, बेसिकली रिलेटिव प्रोनाउन का कंसेप्ट है। द बाइक ही वाज राइडिंग, इसका भी मतलब कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि ये भी तीनों कंडीशन को, जो भी वो गाड़ी चला रहा था, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये तीनों के तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और ये क्या है आपका? क्लॉजेज हैं। ये तीनों के तीनों क्या है? क्लॉजेज हैं। अब हम लोग इसको यूज कैसे, सॉरी फ्रेंड्स, वो माइक था जो थोड़ा उसका पोजीशन चेंज हो गया था, मैं उसको सही कर रहा हूं। हाँ, सो ये तीनों के तीनों क्या है? क्लॉजेस हैं। सो मैंने आपको फ्रेजेस एंड क्लॉजेस के बारे में बता दिया। अब इसके फंक्शन को देखते हैं फ्रेंड्स कि फ्रेजेस एंड क्लॉजेस जो होते हैं वो क्या काम करते हैं।
सो बेसिकली बच्चे 3 काम करते हैं। पहला तो वो नाउन बनते हैं, दूसरा वो एडजेक्टिव बनते हैं, तीसरा वो एडवर्ब बनते हैं। आज का जो टॉपिक है हमें इसमें ये नहीं सीखना है कि एडजेक्टिव कैसे बनते हैं, एडवर्ब कैसे बनते हैं, हमें भी नहीं सीखना है। नाउन जो होते हैं फ्रेंड्स, वो किसी सेंटेंस में आप कोई चीज़ दिमाग में फिट कर लेना चाहिए कि किसी भी सेंटेंस में नाउन जो होते हैं वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। इससे ज़्यादा वो काम कर ही नहीं सकते हैं, इनके पास वो कैपेसिटी ही नहीं है कि वो ज़्यादा काम करें। इनका जो सबसे बड़ा काम होता है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का होता है। लेकिन आज हम लोग सब्जेक्ट तो देख नहीं रहे हैं, तो आज हम लोग क्या देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। आज हम लोग ये देखेंगे कि जो फ्रेजेज एंड क्लॉजेज होते हैं वो ऑब्जेक्ट का काम कैसे करते हैं। अब जो हम लोग पढ़ेंगे बच्चे, वो ये पढ़ेंगे कि जो फ्रेज और क्लॉजेज होते हैं वो ऑब्जेक्ट का काम कैसे करते हैं, वो कैसे वो मीन्स एक्शन को रिसीव करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फ्रेज जो होता है वो ऑब्जेक्ट का काम कैसे करते हैं। यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिया है बच्चे, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। प्लेइंग क्या है, वो वर्ब है आपका, वर्ब से व्हाट का रिप्लाई क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। सो क्रिकेट यहाँ पे क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। आई हैव बॉट अ रेड न्यू बाइक। आई हैव बॉट व्हाट, ये आपका वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है। यहाँ से व्हाट का रिप्लाई पूछेंगे। सो अभी जो व्हाट का रिप्लाई मिलेगा बच्चे, वो केवल बाइक नहीं मिलेगा। अगर इसका सेंटेंस के रेफरेंस में आपसे पूछे कि उसने क्या खरीदी, तो आप ये नहीं बोलेंगे केवल बाइक खरीदी, आपको ये बोलना होगा कि उसने अ रेड न्यू बाइक, एक लाल नई गाड़ी खरीदी। सो ये जो है बच्चे, ये जो आपका फ्रेज है, ये फ्रेज क्यों है, क्योंकि एक तो इसमें एक से ज़्यादा शब्द हैं, इसमें 4 शब्द हैं। दूसरा, इसमें कोई सब्जेक्ट या फिर यहाँ से यहाँ तक ये जो फ्रेज है आप में, इसमें कोई भी सब्जेक्ट या वर्ब नहीं है। और तीसरा क्या है कि इसका अपने आप में कोई मीन्स कंप्लीट मीनिंग नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था कि अ रेड न्यू बाइक, केवल अ रेड न्यू बाइक बोलें तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। हाँ, सेंटेंस में इसका मीनिंग है, सेंटेंस में ये बाकी सभी शब्दों के साथ मिल करके ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, लेकिन इसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है। तो ये फ्रेज कैसे हुआ बच्चे, ये पहला कंडीशन जो कि मोर देन 1 वर्ड्स का होना चाहिए, उसको सेटिस्फाई किया। दूसरा क्या था कि इसमें कोई भी सब्जेक्ट या वर्ब नहीं होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक में कोई भी सब्जेक्ट या वर्ब है नहीं है, इसका मतलब कि दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है। तीसरा क्या था कि इनकम्प्लीट मीनिंग, तो इसका मीनिंग भी कैसा है, इनकम्प्लीट है, जो कि मैंने आपको पीछे बताया था। एक बार और इसको समझ लेते हैं बच्चे कि बॉट क्या था, वर्ब था, वर्ब से व्हाट का रिप्लाई हम लोग पूछते हैं ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए। सो जो ऑब्जेक्ट का रिप्लाई है, यहाँ पे तो केवल क्रिकेट मिल गया, एक वर्ड मिल गया, चलो ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या मिल गया, 3-4 शब्दों का कम्बिनेशन मिल गया जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, इसलिए क्या हो गया, फ्रेज हो गया। ये फ्रेज कौन सा काम कर रहा है बच्चा, ये ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो जनरली आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर ये फ्रेज है तो कौन सा फ्रेज है, नॉन फ्रेज है कि एडजेक्टिव फ्रेज है कि एडवर्ब फ्रेज है। तो इसका सिंपल सा आंसर है बच्चे कि नॉन ही होते हैं जो केवल सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट बनते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो फ्रेज है वो क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है, और ऑब्जेक्ट बनते क्या हैं, नॉन बनते हैं। इसका मतलब ये क्या होगा कि ये नॉन फ्रेज होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको नॉन फ्रेज बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बन रहा है। सिमिलरली बच्चे, ही इज रीडिंग व्हाट, अगर इस वर्ब से हम लोग व्हाट का रिप्लाई पूछें तो हमें आंसर क्या मिलेगा, एक स्टोरी बुक। स्टोरी बुक, केवल बुक नहीं बोल सकते हैं। अगर इस सेंटेंस से में आपको पूछा जाए कि वो क्या पढ़ रहा है, तो आपको कंप्लीट जवाब देना पड़ेगा कि वो एक कहानी मीन्स एक स्टोरी बुक पढ़ रहा है। इसलिए ये क्या है बच्चे, व्हाट का रिप्लाई है यहाँ से यहाँ तक, है ना। सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रेज बोलेंगे। फ्रेज क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, इसमें कोई सब्जेक्ट या फिर वर्ब है नहीं, और इसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है। आप किसी के सामने ये नहीं बोल सकते हैं कि यह स्टोरी बुक, है ना। इसलिए क्या है, फ्रेज है। और फ्रेज में भी कौन सा होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, इसलिए ये नॉन फ्रेज होगा। ही इज रीडिंग अ बुक, यहाँ पे भी बच्चे वर्ब है, वर्ब से व्हाट का रिप्लाई पूछेंगे। सो अ बुक, ये जो यहाँ से यहाँ तक व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है बच्चे। सो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि ए को भी एक वर्ड कंसीडर करते हैं, और ये क्या है फिर मोर देन 1 वर्ड है।
सो मोर देन वन वर्ड क्या बन जाते हैं, फ्रेज बन जाते हैं। इसमें कोई सब्जेक्ट या वर्ब है नहीं, तो इसको भी हम लोग फ्रेज बोल सकते हैं बच्चे, क्योंकि ये भी है जो एक से ज़्यादा शब्द है, इसमें कोई भी सब्जेक्ट या वर्ब है नहीं, और इसका भी अपने आप में मीनिंग कंप्लीट नहीं है। आप किसी के सामने अ बुक नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसका मीनिंग कुछ है ही नहीं। सो ये भी क्या है, फ्रेज है। फ्रेज कैसा, नॉन फ्रेज। काम किसका कर रहा है, तो आप बोलेंगे कि व्हाट का रिप्लाई है, इज रीडिंग व्हाट। व्हाट का रिप्लाई है मीन्स ऑब्जेक्ट है। राधा लाइक्स, लाइक्स आपका क्या है, वर्ब है। सब्जेक्ट है लाइक्स मी एंड हिम, केवल वो मी को लाइक नहीं करता है, सॉरी राधा लाइक्स हुम, ये व्हाट का रिप्लाई नहीं होगा बच्चे, ये ह्यूमन बीइंग है, ये हुम का रिप्लाई होगा। सो राधा लाइक्स हुम, केवल मी नहीं केवल हिम, ये दोनों को लाइक करते हैं, इसलिए क्या है बच्चे भी फ्रेज है, क्योंकि इसमें मोर देन वन वर्ड है और इनका अपने आप में कोई मीनिंग है नहीं, और क्या है, इनमें कोई सब्जेक्ट या वर्ब है नहीं, ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए क्या है, ये भी फ्रेज है। तो सिंपल सा बच्चे यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर एक शब्द जो है, जैसे यहाँ पे राम इज प्लेइंग क्रिकेट, सो प्लेइंग व्हाट, एक शब्द अगर ऑब्जेक्ट का काम करे तो हम लोग सिंपल में क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। लेकिन अगर मोर देन वन वर्ड्स जो है वो ऑब्जेक्ट का काम करे तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको फ्रेज बोलते हैं। ये जो पॉइंट है बच्चे, क्लॉज वर्किंग एज एन ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा मीन्स लंबा हो सकता है क्लास, तो हम चाहते हैं कि क्लास के जो मीन्स लेंथ है वो आइडियल हो, 30 मिनट का हो, और आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए और आप बोर ना हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे बच्चे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू। हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे बच्चे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप क्या कर सकते हैं कि कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, फिर मैंने टेलीग्राम का एक लिंक दे दिया है, वहाँ पे मैं सारे PDF डाल दूंगा आपके लिए, और कोई भी डाउट हो तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, मैं आपके डाउट को वहाँ पे क्लियर करूँगा। थैंक यू।